नमस्ते बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण मराठी माध्यम से मैं मीनल पाटिल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं निबंध लेखन। बच्चों, जाने निबंध की परिभाषा और विशेषताएं। इससे पहले हम निबंध लेखन के बारे में कृति पत्रिका में क्या महत्व है, कृति पत्रिका में यह प्रश्न 5वां होता है। निबंध लेखन कृति पत्रिका में 7 अंकों के लिए आता है। बच्चों, निबंध लेखन करने से निरीक्षण और स्मरण शक्ति बढ़ती है, विचारों को क्रमबद्ध लिखने की आदत हो जाती है। अब जानिए निबंध क्या है। निबंध शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे नि अधिक बंध। इसका अर्थ भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध लिखी गई हो। बच्चों, क्रमबद्ध लिखना यानी क्या है, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेने वाले हैं। निबंध का अर्थ दिए गए विषय पर अपने विचारों तथा भावों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। अब भाव यानी हमारे मन की भावनाएं और विचार जो क्रमबद्ध रूप से हम लिखते हैं, और वो अपने विचार क्रमबद्ध रूप से लिखना, यही निबंध कहलाता है। निबंध लेखन में आप सोचेंगे कि बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखनी पड़ती है। बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। निबंध लेखन बहुत ही सहज स्पष्ट तरीके से हम लिख सकते हैं। आपने जो देखी हुई है, सुनी हुई है, अनुभव की हुई जो बातें होती है, वही बातें, वही विचारों के माध्यम से क्रमबद्ध लिखना ही निबंध है। इसमें बहुत आपको परिश्रम करना है, बहुत कुछ करना है, ऐसा बच्चों कुछ नहीं है। 7 अंक जो निबंध के लिए होते हैं, हम किस तरह सहज तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, यह हम आगे निबंध के प्रकार देखते हैं। बच्चों, निबंध के प्रकार 5 हैं। विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध, कल्पनात्मक निबंध और आत्मकथनात्मक निबंध। आज बच्चों हम सिर्फ 2 प्रकारों के विचार करने वाले हैं। एक है विचारात्मक यानी वैचारिक निबंध और दूसरा है वर्णनात्मक निबंध। तो चलो बच्चों, जानकारी शुरू करते हैं। पहले देखेंगे विचारात्मक यानी वैचारिक निबंध। विचारों की प्रधानता, विचारों के पक्ष को लिखना जिसमें आवश्यक होता है, उसे विचारात्मक निबंध कहते हैं। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप या विज्ञान के चमत्कार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दूसरा प्रकार जो है वर्णनात्मक। बच्चों, प्राकृतिक दृश्य, प्रदेश, मेले, घटना, यात्रा आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, मेरा भारत महान। अब बच्चों जाने निबंध के अंग। हमें सबको पता है, आपको भी पाठशाला में शिक्षकों ने बार बार बताया होगा कि बच्चों शीर्षक, प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार, यह सब महत्व के अंग है। इसको सीधे सरल भाषा में इस तरह लिखते हैं। देखो, प्रस्तावना यानी भूमिका, प्रस्तावना जो है शुरुआत की भूमिका, जिसे हम आरंभ कहते हैं। विषय विस्तार यानी मध्य, और निबंध का उपसंहार इसका मतलब है अंत। जो अंत हमें सारांश रूप से और स्पष्ट शब्दों में लिखना है। ये आपको आपके शिक्षकों ने बताया होगा। हम इसके बाद जानकारी लेंगे कि निबंध लेखन में हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ प्रमुख बातें या टिप्स आप सिर्फ जान लें। देखो बच्चों, अपनी रुचि के अनुसार निबंध लेखन चुनाव करें। चुनाव करना यानी क्या, आपके सामने विषय होते हैं, उन विषयों में से आपको एक निबंध चुनना है। हम क्या करते हैं, पहला एक निबंध शुरू कर देते हैं, बाद में आपको लगता है अरे ये तो मुझे लिखना नहीं आ रहा है, फिर आप उसको कट कर देते हैं, फिर दूसरा शुरू कर देते हैं। इसमें क्या हो जाता है, आपकी कृति पत्रिका जो है वो देखने के लिए जो चेकर होता है उसे वो अच्छी नहीं लगती, और उसे समझ में आता है कि ये कंफ्यूज्ड है, ये द्विधा मनस्थिति में है।
तो ऐसा ना करें बच्चों, पहले आपको कौन सा निबंध आप अच्छी तरह लिख सकते हो, इसका चुनाव आपको करना है और वो चुनाव करके बाद में वो निबंध 3 भागों में बाँट लेना है। जैसे मैंने आपको कहा कि शुरुआत की प्रस्तावना, आरंभ यानी बाद में विषय विस्तार यानी मध्य और उपसंहार यानी अंत। इतना ही नहीं करना है बेटे, इसके आगे हमें निबंध में छोटे-छोटे उदाहरण देकर, अगर आपको छोटी-मोटी काव्य पंक्तियाँ जो हमारी कविता होती है, 5वीं से आपने कितनी तो कविता पढ़ी होगी पहली से, जो निबंध से संबंधित होगी, वो काव्य पंक्ति, कहावत, सुवचन या इनका यथासंभव आपको प्रयोग करना है, जिस कारण आपकी भाषा आकर्षक और सुंदर लगेगी। उसके बाद है निबंध की भाषा। व्याकरण वर्तनी के अनुसार शुद्ध होनी चाहिए। बच्चों, आप हिंदी में आप देखेंगे भाषा में व्याकरण को बहुत महत्व है। ज़्यादातर हम हिंदी में क्या करते हैं, ह्रस्व दीर्घ में या विराम चिह्न होते हैं, उसमें हमारे अंक होते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आगे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण और बातें। निबंध के हर एक नए मुद्दे के लिए हमें नया परिच्छेद बनाना है। विराम चिन्ह का यथास्थान प्रयोग करना जरूरी है। निबंध का आरंभ आकर्षक और प्रभावी होना चाहिए और निबंध का अंत परिणामकारक और संक्षिप्त होना चाहिए। आप स्पष्ट शब्द में अपनी भाषा से निबंध लिख सकते हो। इसके लिए बहुत बड़े-बड़े वाक्य या बहुत बड़े-बड़े कहावतें या बहुत बड़े-बड़े संतों की भाषा चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं बच्चों। आप अपने मन से वो लिख सकते हैं। सिर्फ विचारों की क्रमबद्धता और भाषा शैली थोड़ी आप जो हिंदी में आप हमेशा पाठ में पढ़ते हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत ही सहज आप कर सकते हैं। और बच्चों, पहले अब हम विचारात्मक निबंध किस तरह लिख सकते हैं, कैसे क्रमबद्धता करनी है, यह जानें। अब हम पहला निबंध के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताने वाली हूँ। हमने ऐसे 3-3 निबंध विचारात्मक लिए हैं और 3 निबंध वर्णनात्मक लिए हैं कि हम क्रमबद्धता रूप से किस तरह निबंध लिख सकते हो, मन में किस तरह इसका पॉइंट तैयार कर सकते हो, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब पहला हम देखेंगे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विचारात्मक निबंध जो साहित्य, समाज, धर्म, जाति, विज्ञान आदि से संबंधित होते हैं, जिसमें विचारों की प्रधानता ज्यादा होती है। अब बच्चों, यहाँ मैंने देखो किस तरह मुद्दे अपने मन में तैयार किए हैं जो आपके चीजों को सामने पार करना वो हम कर देंगे तो वो की महत्व विज्ञान का, उसके चमत्कार, विज्ञान से लाभ, विज्ञान से हानि, विज्ञान उपाय और उपसंहार यानी अंत। ऐसे मन में आप एक क्रम लगा सकते हो, आप अपना क्रम भी लगा सकते हो। जैसे मैंने बताया वैसा ही क्रम चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं। आप छोटा-छोटा क्रम लगाकर उससे परिचित बना सकते हो और किस तरह निबंध लिख सकते हो, इसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। अब इन मुद्दों का आधार लेकर मैं निबंध आपको पॉइंट अनुसार बताती हूँ। अब देखो विज्ञान, वरदान या अभिशाप। शुरुआत में अगर आपके सामने कुछ काव्य पंक्तियां हैं, कुछ घोष वाक्य है या कुछ ऐसी बात है जो आप आकर्षक निबंध करने के लिए कर सकते हो, तो आप लिख सकते हैं। जैसे मानव विज्ञान में हमने किया है विशेष, फिर भी अभी बहुत करना है अवशेष। ऐसा कुछ लिखकर हम प्रस्तावना कर सकते हैं। अगर आपको कुछ काव्य पंक्ति याद नहीं है, तो आप सीधे वाक्यों से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में विज्ञान के चमत्कारों ने जादू किया है। हमारा जीवन कितना आसान और सुविधापूर्ण बना दिया है। लेकिन आज हमारी दुनिया इस मोड़ पर खड़ी है जहां मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। देखो बच्चों, ऐसा वाक्य से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको काव्य पंक्ति ही आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपने पहले ही प्रस्तावना में प्रश्न पूछा कि मनुष्य सोच रहा है, यानी ऐसा विज्ञान का वो उपयोग कर रहा है कि मनुष्य ही सोचे, ऐसे मोड़ पर वो खड़ा है कि वो सोचे कि ये वरदान है या अभिशाप, यानी प्रश्न चिन्ह। यहाँ प्रश्न पूछकर आपने प्रस्तावना की शुरुआत की। बाद में हमने आगे का पॉइंट देखो दिया था महत्व। देखो महत्व में हमें लिखना है कि पहले के जमाना और आज का जमाना,
यानी पहले के ज़माने में की तुलना कर सकते हैं कि पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली के कारण या नए यंत्र की खोज के कारण काम कैसे आसान हुए हैं, यह हम लिख सकते हैं महत्व में। बात का पॉइंट है विज्ञान के चमत्कार। चमत्कार में बच्चों आज हम देखते हैं मोबाइल की खोज, मनुष्य चांद की यात्रा पर जाना, इसका उल्लेख करके हम विज्ञान के चमत्कार के बारे में लिख सकते हैं, उसका परिचय बना सकते हैं। विज्ञान से होने वाले लाभ, देखो ये पॉइंट हम अपने मन से तैयार किए हैं और यही पॉइंट हमें प्रस्तावना के साथ आगे आगे बढ़ाना है, सीधे सीधे अपने विचार उसमें प्रस्तुत करते जाने हैं। विज्ञान से लाभ हो रहे हैं जैसे हम लिख सकते हैं कैंसर जैसे बीमारियों पर खोज करके नई दवाइयां निर्मित हो रही है, अंधों को आंखें मिल सकती हैं, शरीर के खराब अंग निकालकर कृत्रिम अंग भी बैठाए जा सकते हैं। आगे हमारा क्रम है विज्ञान से हानि। देखो विज्ञान से हानि क्या है, तो विज्ञान का उपयोग विनाशकारी शस्त्र और अस्त्र अणुबॉम्ब बनाकर मनुष्य विज्ञान को अभिशापित कर रहा है। अनेक सुख सुविधा के साथ प्रदूषण बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में हम कृत्रिम उपग्रह छोड़ रहे हैं, विश्व की खनिज संपदा समाप्त कर रहे हैं, जिस कारण मानवीय जीवन कैसा होगा इसका अनुमान लगाना कठिन है। बच्चों आपने देखा मैंने हानि में सीधे सीधे वाक्य लिखे, इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े वाक्य लिखे हैं ऐसा कुछ नहीं। आप यही बातें थोड़ा और स्पष्टीकरण देकर उसका परिचय बना सकते हो, क्योंकि विज्ञान की हानि भी लिखनी है, क्योंकि यहाँ निबंध का नाम क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। यानी उसके लाभ चमत्कार तो आपने लिखे हैं और लिखने ही है, ये वरदान है, लेकिन अभिशाप भी आपको परिचित बनाना है, क्योंकि क्या नाम है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसलिए बच्चों शीर्षक पर ध्यान दो, आपको ध्यान देना है, शीर्षक के साथ हमें चलना है और इसलिए हमें वरदान के लिए और अभिशाप के लिए दोनों के लिए परिचित बनाने हैं। अंत में देखो हमने पॉइंट बनाया है मन में उपाय, तो इसके लिए क्या उपाय है, तो मनुष्य का विज्ञान का उपयोग सही तरीके से करें, यानी मनुष्य जीवन समृद्ध हो सकता है। मानव सोचे कि हमें शिखर पर पहुंचकर मानव का कल्याण करना है या सर्वनाश, ये ऐसे प्रश्न पूछकर आप सीधे सीधे वाक्य से चेकर जो है पेपर चेक करने वाला उनका मन आप प्रभावित कर सकते हो, आपका निबंध बहुत सुंदर हो जाएगा। और बच्चों अंत में आप सारांश स्पष्ट रूप से स्पष्ट भाषा में लिखना है और अंत करना है। अगर आपके सामने काव्य पंक्ति है, आपको विज्ञान के बारे में अगर काव्य पंक्ति आती है, आपने की है तैयार, तो वो आप लिख सकती है, या नहीं की है तो कोई काव्य पंक्ति की जबरदस्ती नहीं है, आप सीधे वाक्य में लिख सकते हैं कि सच्चाई यह है कि विज्ञान वरदान है और विज्ञान का उपयोग हित के लिए करेगा तो यह वरदान सिद्ध होगा, लेकिन विज्ञान का प्रयोग विनाश के लिए करेगा तो वह अभिशाप बन जाएगा। आपके सामने बच्चों मैंने 2 घोष वाक्य और काव्य पंक्ति रखी है, आप उसमें से एक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे समस्याओं के समाधान का हल पाओगे यदि विज्ञान की ताकत को समझ जाओगे। इस तरह देखो मैंने आपको पॉइंट के हिसाब से निबंध का स्पष्टीकरण कैसे करना है ये सीधे तरीके से आपको बताया है। ऐसा और एक निबंध हम देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि रूपरेखा कैसे बनानी है। अगर आपको पहले का समझ में नहीं आया होगा तो ये दूसरा निबंध देखो जो हमने मन में ही पॉइंट बनाने हैं कि हाँ, दूसरा निबंध है वृक्ष लगाओ देश बचाओ। तो क्या करना है, तो बच्चों हमें निबंध जो लिखना है उसके क्रमबद्ध, जैसे वृक्ष और मानव का संबंध, वन और भारतीय संस्कृति, वनों की उपेक्षा या कटाई, उसका परिणाम, वृक्षों का महत्व, वृक्ष लगाओ देश बचाओ अभियान और उसके उपाय। ऐसे आप छोटे छोटे पॉइंट मन में बनाने हैं और सिर्फ उन मुद्दों को आपको वाक्यों से स्पष्ट करना है और वो बात स्पष्ट करके आपको परिचित बनाकर सीधे सीधे लिखने हैं। अब देखो शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, वेदों और पुराणों के समय में ऋषि मुनि और तपस्वी वनों में रहते थे, ये तो बात आपको पता ही है, आप इतिहास में देखते और आपको पता है, अनेक कथाएं आपने बचपन से पढ़ी है, आपको पता है कि वेदों और पुराणों के समय में ऋषि मुनि और तपस्वी वनों में रहते थे। आरण्यके और उपनिषदें ऐसे ग्रंथों की रचना भी वनों में हुई है। आगे देखो उन्होंने कहा है कि वन यानी भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, बाद में वनों की कटाई के बारे में आप लोग को लिखना है कि आज हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो है
वनों की कटाई यानी हरियाली वीरानी में बदल रही है। इसका परिणाम यह है कि शुद्ध हवा प्रदूषित होने लगी। ग्लोबल वार्मिंग इसी का परिणाम है। आगे के परिच्छेद में आपको वृक्षों का महत्व लिखना है, जो मुझे आपको बच्चों बताने की जरूरत नहीं है। वृक्षों का महत्व आप सबको पता है। फल, फूल, औषधियाँ, इतना ही नहीं तो इमारत के बांधकाम या बहुत सारे बातों के लिए हमें इसका क्या होता है, उपयोग होता है, यो आपको लिखना है। अंत में आपको वृक्षों को बचाने के लिए हमारी सरकार या जागरूक नागरिक किस तरह कोशिश कर रहे हैं, यह लिखकर आप अंत में वृक्ष के कारण किस तरह वायु, जल और अन्न तीनों वृक्ष की विपुलता से ही प्राप्त होते हैं, इस तरह वृक्ष लगाओ देश बचाओ का नारा लगाकर हमें कृतिशील होकर देश को बचाना है। बच्चों इस तरह मैंने आपको एक एक पॉइंट एक एक दो दो पंक्तियों में स्पष्ट किया है। आप इसका रूपरेखा के आधार पर निबंध इससे भी अच्छा और सुंदर लिख सकते हो। मैंने जो एक एक वाक्य में आपको स्पष्टीकरण किया है वो आप परिच्छेद के माध्यम से उसका विस्तार कर सकते हो और 1.5 से 2 पन्ने तक आप बहुत सुंदर निबंध लिख सकते हो। आपके सामने इसके कोटेशन सामने रखे हैं, काव्य पंक्तियां रखी हैं। घोष वाक्य है, मानव ने अपनी खुशियों को मार दिया जब उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया। और दूसरा है, मानव यदि पेड़ों का उपकार भूल जाएगा आने वाले समय में बड़ा ही पछताएगा। बच्चों आपको यही कोटेशन लिखने हैं, ऐसी कुछ जबरदस्ती आपको नहीं है। कुछ कुछ बच्चे घोष वाक्य अपने मन से भी बहुत अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं और अगर आपको तैयार करने की कला आती है तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप ये कर सकते हैं। बच्चों आगे का निबंध है, जीवन में गुरु का महत्व। ये भी विचारात्मक निबंध है। बच्चों आपके सामने भी मैंने ऐसे पॉइंट रखे हैं और 2 कोटेशन आपके सामने काव्य पंक्ति रखे जिसका यथासंभव आप प्रयोग कर सकते हैं। देखो मन में किस तरह रूपरेखा तैयार करनी है, तो गुरु का महत्व जीवन में देना है। तो प्रथम गुरु क्या है, उसकी परिभाषा, गुरु की महिमा, गुरु की आवश्यकता, कुछ ऐतिहासिक उदाहरण गुरु शिष्य के और गुरु का ऊंचा स्थान और बाद में उपसंहार। तो शुरुआत में आप काव्य पंक्ति लिखकर शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों पहला मुद्दा है गुरु की परिभाषा, यानी गुरु किसे कहते हैं। तो आपको सीधे भाषा में जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए अर्थात अज्ञान दूर करने वाला। आगे लिख सकते हैं गुरु का महिमा यानी गुरु का महत्व, यानी भगवान से ज्यादा गुरु को महत्व दिया है बहुत सारे संतों ने। बहुत सारे संतों के दोहे प्रसिद्ध है। एक हाथ दोहा जो कबीर का बहुत ही प्रसिद्ध है। दोहा इस तरह है, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। यानी इस दोहे का अर्थ भी आप बता सकते हैं। कबीर जी को पूछा गया कि आपके सामने गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने अगर खड़े हो गए तो आप किसके पैर छूओगे। तो कबीर जी बोलते हैं कि दोनों अगर मेरे सामने खड़े हो गए तो मैं गुरु के पैर छूऊंगा, क्योंकि भगवान ले जाने वाले और सही रास्ता दिखाने वाले गुरु ही है। यानी भगवान से ज्यादा गुरु को महत्व संत कबीर ने दिया है। अगर तो निबंध की बहुत ही आप और इस तरह संत के बारे में आध्यात्मिक बात भी आप दे सकते हैं, क्योंकि यह निबंध आध्यात्मिकता की ओर जा रहा है। तो इसमें अगर आप गुरु शिष्य का नाता या गुरु के बारे में एक संत के बारे में उदाहरण दिया तो बहुत ही सुंदर आपका निबंध हो जाएगा। इस प्रकार गुरु का महत्व लिखने के बाद गुरु की जीवन में आवश्यकता आप लिख सकते हैं। अब हर क्षेत्र में हमें गुरु की आवश्यकता है, चाहे व्यापार हो, उद्योग हो या जीवन हो, गुरु की आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है ये आपको लिखना है। ऐतिहासिक उदाहरण में आप गुरु शिष्य के नाते संबंध को उजागर कर सकते हो और निबंध प्रभावशाली बना सकते हो। जैसे ऐतिहासिक में आप देखेंगे कि गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य उनके बारे में लिख सकते हैं, या महाभारत में आप देखते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य और पांडव। वैसे ही गुरु सांदीपनी ऋषि और कृष्ण, इनके उदाहरण देकर 2-2 पंक्तियों में उनका स्पष्टीकरण आप दे सकते हो। और बच्चों अंत में गुरु का स्थान जीवन में किस तरह ऊंचा है, यानी गुरु ज्ञान बिना जीवन निरर्थक है, इस तरह अंत करके या काव्य पंक्ति लिखकर आप अंत कर सकते हो। जैसे गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल,
लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल, या गुरु को सिर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को तीनों लोको भय नाही। बच्चों इससे भी और आप बहुत सुंदर सुंदर काव्य पंक्तियां लिख सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। मैंने आपको आपके सामने जो रूपरेखा रखी है, जो परिभाषा, जो गुरु की परिभाषा, गुरु की महिमा, आवश्यकता, ऐतिहासिक उदाहरण, गुरु का ऊंचा स्थान, यह पॉइंट कहीं से आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये आप अपने मन में तैयार करेंगे और वैसा परिच्छेद बनाएंगे। और मैंने जैसे पॉइंट दिए वैसे ही आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से और उसमें पॉइंट डालकर उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हो। यह विचारात्मक निबंध, यहाँ मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। अब आगे बच्चों हम देखेंगे वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध, देखो बच्चों, वर्णनात्मक निबंध प्राकृतिक दृश्य, मेले, घटना या यात्रा आदि का वर्णन विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। देखो आपके सामने मैंने प्राकृतिक दृश्य यात्रा इनका जो फोटो दिखाए हैं, तो आपको इसका वर्णन करना है वर्णनात्मक में। इसमें वर्णन को ज्यादा महत्व है। बच्चों अब हम पहला निबंध लेंगे, नदी के किनारे एक शाम। बच्चों इसका भी आपको अपने मन में क्या करना है, रूपरेखा तैयार करनी है, मुद्दे तैयार करने हैं। जैसे प्रस्तावना, प्राकृतिक वातावरण, नदी किनारे के दृश्य, फेरी वाले आदि का वर्णन, नौका विहार का आनंद और अंत में उपसंहार। बच्चे देखो शुरुआत इस तरह है, इसमें भी आप घोष वाक्य या आपको अगर कुछ कहावतें पता है या कुछ नदी के बारे में आपको जानकारी है, वो आप लिख सकते हैं, शुरुआत में शुरुआत कर सकते हैं। नदी के किनारे एक शाम, इस प्रस्तावना में आप नदी का नाम और आप उस नदी के पास किनारे क्यों गए, किस क्या कारण था, यह शुरुआत कर सकते हैं। बाद में उसका प्राकृतिक वर्णन, यानी नदी बहने की गति, पानी का सूरज के किरणों के कारण रंग कैसा है, उसका वर्णन करना है। नदी बहने का स्वर आदि का प्राकृतिक वर्णन आपको करना है। उसके बाद नदी के किनारे के दृश्य, यानी नदी के किनारे जो चहल पहल होती है, जैसे नदी में कोई तैर रहा है, कोई नौका विहार कर रहा है, फेरी आदि घूम रहे हैं, पूरा नदी का वातावरण उत्साह पूर्वक है, नौका विहार करने वाले लोगों का आनंद किस तरह वो ले रहे हैं, यह सब वर्णन आपको करना है। क्योंकि आपको नदी के किनारे एक शाम, यानी शाम, पूरे शाम में आपने नदी में क्या, नदी के किनारे क्या क्या दृश्य दिखा, तो ये सब आपको इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अगर नदी के किनारे मंदिर के बारे में आप जानकारी देंगे तो और अच्छा होगा कि कौन से मंदिर है, उस नदी का महत्व क्या है। बच्चों ये भी महत्वपूर्ण है, वो नदी का जो आप नाम बता दिया है तो नदी का महत्व भी आप देंगे, और वो नदी कितनी बड़ी है, किस तरह चौड़ी है, और उसका बहुत सारा वर्णन अंत में आप कर सकते हो। और आपकी शाम जो है, नदी के किनारे की शाम किस तरह प्रसन्नता पूर्ण हो गई है, यह लिखकर आपको उपसंहार करना है। बच्चों मैंने निबंध आपको पॉइंट के हिसाब से बहुत ही छोटे तरीके से बताया है, इतना छोटा आपको नहीं लिखना है। आपको यह जो पॉइंट दिए हैं, रूपरेखा दी है, वो परिच्छेद के आधार पर आपको 1.5 से 2 पन्ने निबंध करना है, क्योंकि निबंध के लिए 7 अंक है, इसलिए पॉइंट मन में तैयार करने हैं। इससे भी ज्यादा पॉइंट आप बनाकर ये निबंध बहुत ही सुंदर तरीके से आपको लिखना है। आगे का हम निबंध देखेंगे, मेरा प्रिय खेल। इसके भी पॉइंट आपके सामने है। प्रिय खेल का परिचय देना है, वो शौक कैसे हुआ, आपको प्राप्त हुआ, क्यों हुआ, ये लिखना है। खेल की साधना, यानी खेल के लिए आपने क्या कोशिश की, कौन से प्रयत्न किए, खेल का महत्व आपके जीवन में और खेल का महत्व, और वो खेल प्रिय होने का कारण, और अंत में उपसंहार। देखो बच्चों, आपका प्रिय खेल कौन सा है, उसका नाम लिखकर उस खेल का आपको परिचय देना है। आगे यह खेल का शौक आपको कैसे निर्माण हुआ, इसका वर्णन करना है। खेल की साधना, यानी खेल अच्छी तरह खेलना आना चाहिए, इसलिए आप क्या करते हो, यानी कौन सी कोशिश आप कर रहे हैं, इसकी जानकारी देनी है। खेल का महत्व या जीवन में खेल का महत्व है, यह लिखकर ये खेल आपको क्यों प्रिय है, इसकी जानकारी
वर्णनात्मक तरीके से आपको देनी है, या खेल से आपके जीवन में होने वाले फायदे आपको लिखकर निबंध का करना है। बच्चों यह भी वर्णनात्मक होती है, और इसमें आपको इस प्रश्न शुरुआत से अंत तक क्या करना है, स्पष्टीकरण या वर्णन करके आपको खेल के बारे में परिचय देना है। और आगे है हमारे राष्ट्रीय त्योहार। बच्चों प्रथम हमने रूपरेखा तैयार की है, प्रस्तावना, राष्ट्रीय त्योहार का परिचय, त्योहार का वर्तमान रूप, राष्ट्रीय त्योहार का महत्व, त्योहारों का आदर्श स्वरूप और उपसंहार। देखेंगे ये निबंध हम कैसे कर लिखना है। प्रस्तावना में हमें भारत बहुत प्राचीन राष्ट्र है और ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर किस तरह नया संविधान बनाकर पूरे विश्व में भारत ने अपना नाम उजागर किया, ऐसे भारत की महिमा थोड़ी सी लिखकर हमें परिचय देना है कि हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं। तो आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यह हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 हमारा देश सार्वभौम गणतंत्र घोषित हुआ, जिस कारण 26 जनवरी हम गणतंत्र दिन घोषित किया है। उसी तरह हम गांधी जयंती मनाते हैं, एकात्मता दिन मनाते हैं। यह जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, पहले हमें उन राष्ट्रीय त्योहार का परिचय देना है। बाद में बच्चों, इसके बाद वर्तमान युग में यह राष्ट्रीय उत्सव गांव में और शहर में किस तरह मनाए जाते हैं उसका वर्णन करना है। बाद में राष्ट्रीय त्योहार का महत्व लिखकर आपको राष्ट्रीय त्योहार किस तरह समाज में आदर्श पैदा करते हैं इसका स्पष्टीकरण देना है। जैसे कैसे स्पष्टीकरण देना है बच्चों, तो हमें सबको पता है कि राष्ट्रीय त्योहारों के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं, प्रभात फेरी निकाली जाती है, भारत माता की जय ऐसे घोष वाक्य के साथ यह त्योहार उत्साह से मनाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सैनिक कवायतों से देश को अभिवादित करते हैं, जिस कारण देखो ये जो कार्यक्रम का स्वरूप हुआ, बाद में उसका महत्व राष्ट्रीय त्योहारों का, तो जिस कारण स्वदेश प्रेम की शिक्षा एवं देशाभिमान जागृत होता है। ऐसा आप बहुत सारा वर्णन कर सकते हो, और अंत में आप एक आध घोष वाक्य या काव्य पंक्ति लिखकर इसका उपसंहार या अंत कर सकते हो। बच्चों, आज हमने निबंध, वर्णनात्मक और विचारात्मक निबंध का सारांश किस तरह आप मन में रूपरेखा बना सकते हो और किस तरह मुद्दे बनाकर आप एक एक मुद्दा स्पष्ट कर सकते हो, यह हमने जाना। बच्चे, निबंध लिखते समय अपने मन में मुद्दे बनाकर आप एक एक मुद्दा स्पष्ट करते जाएंगे तो निबंध का प्रभाव पड़ता है। विचारों और वर्णन की दृष्टि से निबंध लेखन सशक्त बनता है। बच्चों, अच्छा निबंध लिखने के लिए और कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे हमें शीर्षकों या उपशीर्षकों को बांट लेना चाहिए, निबंध का चुनाव सोच कर करना चाहिए। एक बार अभी मैंने आपको बताया कि एक बार 2-4 पंक्तियां लिखने के बाद उसे पेन से काट लेंगे और पेपर चेकर से उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको जो निबंध अच्छी तरह लिखना आ सकता है, उसी निबंध का आपको चुनाव करना है। निबंध के बारे में ज्यादातर बच्चों बच्चों का ऐसा हमने देखा है कि वह निबंध का प्रश्न वो अंत में लिखते हैं, और अंत में जितना वक्त मिलता है उसमें 1-2 परिच्छेद लिख देते हैं और छोड़ देते हैं, और जैसे भी उन्हें आता है वैसे भी बच्चों आप लिखते हैं। लेकिन बच्चों, पाठ हम इस तरह रटते हो, एक एक अंक अंक के लिए हम पाठ रटते हैं, तो 7 अंक के निबंध के लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी है। बच्चों, 7 अंक में से 5 साढ़े 5 अंक हम ले सकते हैं, हमें मिल सकते हैं अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे, तो आपको निबंध बहुत अच्छी तरह लिखने को आ सकता है। विचारों की क्रमबद्ध तरीके से लिखना, मन में उस विषय के प्रति रूपरेखा, मुद्दे तैयार करना, यह छोटी-छोटी बात अगर आप समझेंगे तो निबंध लेखन बहुत ही आसान है। मुझे आपको यही बताना है कि हम पाठ पढ़ते हैं, पाठ में से छोटी-छोटी बातें जानकारी लेते हैं, क्यों? क्योंकि एक भी अंक हमारा न जाए, इसलिए आप कोशिश करते हैं। तो निबंध लेखन में भी थोड़ी कोशिश ही चाहिए। आप तो पढ़ते ही हैं, हमारे पाठशाला में शिक्षक आपको हमेशा निबंध देते भी हैं। आप तो क्या करते हैं, निबंध किसी से देखकर हम लिखते हैं या किसी निबंध की बुक में से लिखते हैं।
बच्चों आप कोशिश निबंध के उसकी रूपरेखा तैयार करें। मन में आप कोशिश कर सकते हैं, आज एक आध निबंध ले ले लो और उसकी रूपरेखा तैयार करने की कोशिश करो, यानी पॉइंट बनाओ और उस पॉइंट के हिसाब से आप किस तरह पहले ऐसे निबंध लो जो आप सीधे तरीके से आपको आते हैं, बहुत अच्छा आप लिख सकते हैं। इस तरह आप कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बच्चों, मुझे आशा है आपको निबंध लेखन के 2 प्रकार समझ में आए होंगे और आप कोशिश करके निबंध लेखन की कला आत्मसात करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यहाँ मैं मेरा पाठ समाप्त कर देती हूँ। धन्यवाद।